सभी अतिथिगण और सहभागी मित्रगण, मैं मीडिया फॉर गुड हारमोनी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने पहल किया और पहल करने के बाद इस संस्था को आपने स्थापित और संस्था को, इस संगठन को आगे बढ़ाने के सिलसिले में समय समय में आप लोगों ने प्रोग्राम करने के लिए पहल करते आए भी। आपने जब जब बुलाया है और जब जब मुझे समय मिली है, मैं सहभागी भी हुआ। इस बार भी मुश्किल था क्योंकि कल ही हमारे पार्लियामेंट का पहला मीटिंग आयोजन हो रहा था। तो जब मैंने सुना कि भारत से भी हमारे विधायक और सांसद लोग भी आ रहे हैं और उसके बाद आप लोगों का जो जबरदस्त दबाव मुझे पड़ा, तो मैं दौड़ा हुआ आप लोगों के पास चला आया। और आप लोग जिस उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं और जितने भी वक्ताओं ने अपने विचारों को रखा है, यह बहुत मनन योग्य बात है मुझे लगता है। लेकिन एक चीज़ पे मैं जोर देना चाहता हूं कि जैसे हमारे तरफ से संघीय सांसद के और प्रदेश सांसद की जैसे उपस्थिति हुई है, हमारे भारत से भी यदि संघीय सांसद और प्रदेश विधायक जो हमारे सीमा से जुड़े हुए हैं, इस जगह के सीमा से जुड़े हुए हैं, उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आप लोग कोशिश करें। इससे होगा क्या, या बॉर्डर की समस्या का बात केंद्र के अलावा दूसरा कोई भी समाधान नहीं कर सकता। हाँ, केंद्र में प्रभाव डालने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी भूमिका रहता है। तो प्रदेश विधायक के जरिए मुख्यमंत्री का ध्यान भी आकर्षित करना होगा और मुख्यमंत्री के जरिए केंद्र सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना होगा। और इधर भी हम केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। और जहाँ तक स्थानीय की बात है, स्थानीय में जो सीडीओ होते हैं, नेपाल में एसपी होते हैं, उस पार भी आप लोगों का डीएम और जो सरकार वाले हैं, उनके साथ भी समय समय में बॉर्डर के समस्याओं के बारे में डिस्कशन करने के लिए मीटिंग की आयोजना होनी चाहिए। और मुझे लगता है यह उन लोगों के जरिए ऐसा होता होगा। प्रशासन के तरफ से तो एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से होता होगा, और उसमें जनप्रतिनिधि भी, लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, मेयर वगैरह, उनका भी उपस्थिति रहने से छोटा समस्या, बहुत बड़ा समस्या, कानूनी समस्या को समाधान नहीं कर पाएंगे, लेकिन व्यावहारिक समस्या को समाधान कर सकते हैं। इसलिए समस्या दो किस्म का है, एक कानून से जुड़ा हुआ समस्या, केंद्रीय नीति से जुड़ा हुआ समस्या, और दूसरा व्यावहारिक रूप से जुड़ा हुआ समस्या। और व्यावहारिक वजह से भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने जो मीडिया पर बॉर्डर हारमोनी की स्थापना की है, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसका ही मैं कहूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पहल करें। मैं अमरेंद्र जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो शुरू से वहाँ जुड़े हैं और मुझे लगता है कि प्रत्येक कार्यक्रम में उनकी सहभागिता होती रही है। और अभी आप सभी लोगों का जो इसमें संलग्नता है, जो अभिरुचि है, समर्थन है, और इसमें जो आप लोगों का जो इनिशिएटिव है, वह प्रशंसा करने लायक है। नेपाल और भारत बीच के संबंध के बहुत से आयाम हैं। जहाँ तक नेपाल की बात है,
नेपाल के लिए तो भारत का बॉर्डर, भारत का भूमि बहुत हिसाब से महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल दो धर्म का उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है, एक हिंदू धर्म का और दूसरा बुद्ध धर्म का। इसलिए हिंदू धर्म का उद्गम स्थल होने की वजह से भी भारत के और संसार भर के जितने भी हिंदू हैं वह नेपाल में कम से कम एक बार पशुपतिनाथ से लेकर मुक्तिनाथ तक, जानकी मंदिर से लेकर जितने भी हैं तीर्थ स्थल नेपाल में, उनका वो दर्शन करना चाहें। जिसे नेपाल के लोग चाहते हैं कि भारत के 4 धाम में उनका भ्रमण हो, जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम में वो दर्शन कर सके। उसी प्रकार बुद्ध धर्मावलंबी के बारे में भी नेपाल बुद्ध धर्म का उद्गम स्थल होने की वजह से जितने भी बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो नेपाल में आना चाहेंगे। इस हिसाब से यह नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में योगदान पहुंचाने वाला ये धार्मिक सांस्कृतिक ये जो क्षेत्र है, इसका समुचित उपयोग करने की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग बॉर्डर परिप्रेक्ष्य में नहीं, सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के बीच के संबंध को कैसे सुमधुर बनाएं, सहज बनाएं, मजबूत बनाएं और पूरे संबंध को वह सुदृढ़ करने में वह कि जितना ज़्यादा योगदान कर सकते हैं उतना योगदान करें। इस उद्देश्य से भी हम लोग पहल कर रहे हैं, आप लोग पहल कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों ने काफ़ी विषय को यहाँ पर उठाया है। यह विषय अवश्य ध्यान देने योग्य है, लेकिन मैं नेपाल सरकार का बार बार ध्यान आकर्षित करते रहता हूँ कि हमारे बगल में एक दूसरा जिला है जिसे हम 12 जिला कहते हैं, वहाँ पर निजगढ़ नाम का एक जगह है, उसमें काठमांडू के विकल्प में दूसरा विमानस्थल बनाने की ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनाने की ज़रूरत है। वह नेपाल के लिए अपरिहार्य है, क्योंकि काठमांडू में जो संसार के विमान आते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ जाने की वजह से वो सहज रूप से अवतरण नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा चीज़ वहाँ का जो भौगोलिक परिवेश है, अब उस वजह से भी वहाँ पर समस्या बहुत ज़्यादा है। इस सब चीज़ की वजह से भी निजगढ़ विमानस्थल को काठमांडू के बाद दूसरा महत्वपूर्ण हम लोग विमानस्थल के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना 2009 में, मैंने ही एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया कि निजगढ़ में विमानस्थल बनाना होगा। सिर्फ बात करने से नहीं होगा, सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने से नहीं होगा, करना चाहिए कहने से नहीं होगा, करके दिखाना होगा। उसके लिए 2 चीज़ की ज़रूरत थी। पहली बात, काठमांडू से कैसे उस जगह को जोड़ा जाए, इसके लिए फास्ट ट्रैक बनाने की ज़रूरत है। और उसी समय मेरे प्राइम मिनिस्टर के समय में ही फास्ट ट्रैक का हम लोगों ने शिलान्यास भी किया। लेकिन बड़ी दुख की बात क्या है कि 2010 में शिलान्यास किया गया, 2025 15 साल बीतने के बावजूद अभी तक वह तीव्र गति के साथ आगे नहीं बढ़ पाया है, संपन्न नहीं हो पाया है। ये हमारी कमजोरी है। इस चीज़ के लिए मैं नेपाल सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कोई काम जब आप काम शुरू करते हैं, उस काम को जल्दी से जल्दी अंतिम अंजाम देने के लिए उसमें ध्यान केंद्रित करें, बजट का विन्यास करें। यदि बजट का विन्यास नहीं करते हैं और उसको सुस्त गति से आगे बढ़ाते हैं, परिणाम नहीं दे पाते हैं, तो वह एक बहुत बड़ा समस्या के रूप में रह जाता है। ये हमारे काम करने में रहा एक त्रुटि भी है, और इसीलिए वह काम भी तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन निजगढ़ के बारे में मैंने बारंबार नेपाल के जितने भी कहा जाए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, चाहे उनका नाम शेर बहादुर देउबा हो जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चाहे उनका नाम पुष्प कमल दाहाल प्रचंड हो जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चाहे उनका नाम रामचंद्र पौडेल हो जो अभी नेपाल के राष्ट्रपति रहे हैं, इन सभी लोगों को लेकर मैंने बार बार उस जगह का निरीक्षण करवाया। और मैं स्वयं पार्लियामेंट के समिति के क्या कहते हैं सब कमेटी का चेयर के रूप में
कभी हेलीकॉप्टर को लेकर, कभी दूसरे रास्ते से होकर उस जगह का निरीक्षण किया, लेकिन सरकार का ध्यान अभी तक जिस हिसाब से गंभीरता का साथ जाना चाहिए था नहीं पहुंचा है। कल ही मैं जब आ रहा था तो काठमांडू में मैंने पर्यटन मंत्री बद्री पांडे जी को मैंने कहा, आप अभी पर्यटन मंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी है उसको शुरू करवाना, दबाव देना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी सरकार में हमारी पार्टी की कोई सहभागिता नहीं है, हम लोग अपोजिशन बेंच में हैं, इसीलिए सरकार जो कुछ ज़्यादा नकारात्मक है, हमारी बात को पॉजिटिवली ग्रहण नहीं कर पा रही है। लेकिन देश के मसले में, देश के विकास के मसले में कम से कम मिलजुल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए इस चीज़ को भी मैं आज जोरदार रूप से उठाना चाहूँगा कि निजगढ़ विमानस्थल बनाने के मामले में सभी जगह से उसमें उसके बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उसमें भारत सरकार से मेरा कहना क्या है कि निजगढ़ में आने और जाने वाले विमान के लिए जो रूट की ज़रूरत होती है उसमें कोई अवरोध पैदा न हो, वह सहज बन सके, क्योंकि रूट यदि सहज बन जाता है तो कॉस्ट कम होता है। जब मूल्य कम होता है तो सभी चीज़ के लिए अनुकूल बन जाता है, चाहे आप वस्तु का आयात करते हैं या निर्यात करते हैं या यात्रियों को आप लाते हैं या कहीं ले जाते हैं, तो उस रूट के वजह से उस रूट को आप बहुत ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए इस सिलसिले में और भी चीज़ों के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग जनकपुर से लेकर अयोध्या तक का एक अलग रूट की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार हम लोग लुम्बिनी से लेकर बोधगया तक का रूट की बात हम लोग कर रहे हैं, यह सब दोनों देशों के संबंध को और ज़्यादा मजबूत बना सकता है। इस सिलसिले में भी भारत सरकार का ध्यान और नेपाल सरकार का ध्यान अब उसमें जाना चाहिए। नेपाल सरकार का ध्यान आकर्षित करने के मामले में मैं भी अपने तरफ से केंद्र में भूमिका निर्वाह कर सकता हूं, और हमारे जो विधायक हैं नागेंद्र शाह जी, वो भी आवाज़ उठा सकते हैं। जनकपुर में जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर वो आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि सभी आवाज़ एक साथ गुंजायमान करने के बाद तब सभी जगह का ध्यान सरकार का केंद्रित हो सकता है, आकर्षित हो सकता है। इस सिलसिले में मैं चाहूँगा आप लोग के तरफ से भी जो विधायक आए हैं उनका भी मैं उनको भी कहूँगा कि आप भी अपनी तरफ से नीतीश कुमार जी को उनको कहें, मेरा भी नाम ले सकते हैं। जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो उस समय मुझे पूछा गया था आप कहीं किसी जगह में जाना चाहते हैं, तो मैंने कहा भाई अब दिल्ली के अलावा मुझे ज़रूरत में मेरी इच्छा है कि कम से कम बिहार में मैं जाऊं, और वहाँ पर एक बुद्ध का स्थल है और वहाँ पर अभी नया विश्वविद्यालय, बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय स्थापना करने के लिए कौन सा जगह नाम भूल गया, वैशाली में भी मैं गया और नीतीश जी से मेरी बातचीत हुई और मैंने कहा उनको कि दोनों देशों के संबंध को और मजबूत बनाने के लिए आप अपने तरफ से भूमिका निर्वाह करें, क्योंकि आप बिहार से प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं स्वयं भी 1968 में मैं सीतामढ़ी में वहाँ का कॉलेज STR कॉलेज, राधाकृष्ण गोयनका कॉलेज, हाँ राधाकृष्ण गोयनका कॉलेज में मैं वहाँ पढ़ रहा था। ज़्यादा समय तो नहीं पढ़ पाया, 1 साल ही मुझे पढ़ने का मौका मिला। मेरे स्वास्थ्य की वजह से मुझे पढ़ाई को स्थगित करना पड़ा। तब जाकर मैं फिर यहाँ लौट आया। लौट आने के बाद फिर मैंने सरकारी जॉब किया, सरकारी जॉब भी किया, मैं कर्मचारी बना। उसके बाद बीरगंज में मैं पढ़ने गया, बीरगंज के बाद काठमांडू में पढ़ने गया, काठमांडू के बाद विराटनगर में पढ़ने गया, और विराटनगर में पढ़ने के बाद और बीरगंज में पढ़ते पढ़ते राजनीति में मैं कूद डाला, और कूदने के बाद घर भी छोड़ दिया, राजनीति में पूरा समर्पित हो गया। राजनीति में समर्पित होने का मतलब है जनता में समर्पित, जनता में समर्पित होने का मतलब है जनता के प्रति एक जिम्मेवारी बोध की भावना से उत्प्रेरित होना। राजनीति लूटने का मैदान है नहीं, राजनीति जनसेवा करने का एक मैदान है। जनता की सेवा करना, देश की इज्जत प्रतिष्ठा को ऊपर उठाना, यही उनकी मूल जिम्मेवारी होती है।
और अभी राजनीति के बारे में जो एक प्रकार से नकारात्मक जो गया है संदेश, इस चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत है। एक ऐसा हम संदेश दे सकते हैं कि अच्छे लोग भी हैं जो देश को और जनता को केंद्र बिंदु में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बॉर्डर की जनता की जब हम बारे में हम लोग सुनते हैं, समस्या के बारे में जब हम लोग सुनते हैं, उसको समाधान कैसे किया जाए इसकी आवाज़ बुलंद करते हैं। उसी सिलसिले में हमारे बॉर्डर में कुछ कस्टम ऑफिस के बारे में भी बातचीत होती रही है और मैंने इस बात को उठाया भी। उसके अलावा दूसरी बात है कि उधर से आने वाले जो पर्यटक हैं, आने वाले जो लोग हैं, उनके साथ में कितना पैसा वो ला सकते हैं, इसमें भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शन था। उसके बारे में भी हम लोगों ने कहा भाई आप पर्यटक को आकर्षित कर रहे हैं कि पर्यटक को निरुत्साहित कर रहे हैं। इतना हजार से ज़्यादा पैसा नहीं ले जा सकते हो कहकर आप रास्ते में रोक देते हैं, तो कैसे पर्यटक के जरिए नेपाल की आमदनी बढ़ सकती है।